में बंदर थे क्या जो इस तरह से कूद रहे हो? कितना शोर मचा रखा है तुम लोगों ने। और ये चारपाई है, कोई खेल का मैदान नहीं। तोड़ना है क्या इसे? बाहर जाकर ये उद्यम मचाओ। दादी माँ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए हम लोग घर पर खेल रहे हैं। अगर खेलना है तो इतनी बड़ी जमीन पड़ी है, उस पर खेलो ना। ये चारपाई तोड़नी है क्या? पता नहीं तुम लोगों को कि ये हमारी खानदानी चारपाई है। तुम्हारे परदादा ने अपने हाथों से इसे बनाया था। इतने सालों से मैं इसे संभालती आई हूँ। इस बुढ़िया को बस चले ना तो ये तो अपने मरने पर भी अपनी इस खानदानी चारपाई को छाती पर लादकर सीधा ऊपर ले जाएगी। गायत्री अपने दोनों पर पोता पोती को डांट कर चारपाई से नीचे उतार देती है और अब आराम से चारपाई पर बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेती है। पता है भाऊ, तेरे दादा ससुर ने अपने हाथों से ये चारपाई बनाई थी, वो भी पूरे एक दिन में। चारपाई पर बैठते ही मुझे तो उनकी सारी यादें याद आने लगती है। इस चारपाई से मेरी काफी यादें जुड़ी है। लेकिन अम्मा, इस चारपाई को कितना समय हो गया है? मैं तो कह रही हूँ इसे बेचकर इसके बदले 2-4 छोटी चारपाई ले आते हैं, फिर हम सब आराम से उस पर सो जाएंगे। खबरदार बहू, जो इसे बेचने की बात करी तो ये चारपाई मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ एक कमरे के छोटे से घर में रहती थी, जिसमें थोड़ा बहुत सामान, कपड़े और एक बड़ी सी चारपाई होती है, जिसमें पूरा परिवार एक साथ ही सोता है। दरअसल ये चारपाई गायत्री के पति मनोहर ने अपने जवानी के दिनों में बनवाई थी, जिसके चलते ये चारपाई गायत्री के लिए काफी ज्यादा खास थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज अर्पिता की कुछ सहेलियां उससे मिलने घर आती हैं। अरे सोनम, कीर्ति, तुम दोनों यहाँ? और नहीं तो क्या, जब से सर्दियों की कॉलेज की छुट्टियां पड़ी है तब से तो तू हमसे मिलने नहीं आई, तो सोचा हम ही तुझसे मिलने के लिए आ जाए। अरे यार, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और तुम दोनों खड़ी क्यों हो? आओ चारपाई पर बैठ जाओ, जमीन काफी ठंडी हो रही है। कहाँ से चारपाई पर बैठ जाओ, हम सब तो चारपाई पर चिपक चिपक कर बैठे हैं। अब दोनों कहाँ बैठेंगी? एक काम करो, आशु और तारा, तुम चारपाई से नीचे उतर जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। मैं क्यों उतरूं? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरी तरफ देखना भी मत। अब बाहर से आकर बैठा हूँ, जमीन पर पैर रखने का मन ही नहीं कर रहा। अर्पिता, एक काम करो, अपनी सहेलियों को नीचे दरी बिछाकर बिठा दो। अर्पिता की दोनों सहेलियों को अर्पिता के घर वालों का ऐसा बर्ताव काफी अजीब लगता है। अर्पिता अब उनके लिए दरी बिछाकर चूल्हे पर चाय बनाने के लिए चली जाती है। दरी पर बैठने पर भी सोनम और कीर्ति को काफी ज्यादा ठंड लगने लगती है, इसीलिए वो फौरन उठकर बाहर आ जाती है। ये देखकर अर्पिता भी जब उनके पीछे आती है तो क्या हुआ, तुम दोनों को ऐसे बाहर क्यों आ गई? काफी ठंड हो रही है, अंदर आ जाओ, चाय भी बस बनने ही वाली है। चाय अपने घर वालों को पिला। अरे बाहर से मेहमान आए हैं और तुम्हारे घर पर उनको बिठाने के लिए कुर्सी तक नहीं है, और सब कैसे चारपाई से चिपके हुए थे, जैसे ये चारपाई है या अकबर का कोई खजाना। अब से नहीं आएंगे हम तेरे घर पर। बोलो भला, पहली बार हम तेरे घर आए और तू हमें ठंड में जमीन पर बैठा रही है। अर्पिता की दोनों सहेलियां मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद जब अर्पिता घर में आती है। तेरी दोनों सहेलियां पागल थी क्या? चाय बनवाकर बिना पिए ही चली गई। एक काम कर, चाय हमें दे दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय पियो और चारपाई से चिपके रहो। कितनी बार कहा है इस चारपाई को बेचकर कुर्सी, टेबल और 2 छोटे छोटे चारपाई ले आओ, लेकिन नहीं, पूरे खानदान को इसी चारपाई पर बसना है। देखा जाए तो घर में हर कोई उस एक चारपाई से परेशान था, लेकिन गायत्री की वजह से कोई उसे बेच नहीं सकता था। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज पूरा परिवार एक दूसरे से चिपक कर उस चारपाई पर ठंड में सो रहा होता है। इस तारा के बच्चों को देखो ना, बार बार लात मारी जा रही है। पैर उधर नहीं रख सकती क्या? जगह होगी तभी तो रखूंगी ना। उधर चाचू सो रहे हैं, कैसे रखूं मैं उन पर? तुम दोनों चुप नहीं होंगे ना? दिन में भी परेशान करके रखा है और रात में भी। अब तुम दोनों की इतनी सी भी आवाज आई ना तो दोनों को घर से निकाल दूंगी। थोड़ा चुप रहा करो। घर से बाहर निकलने की तो मुझ में हिम्मत नहीं है और इस चारपाई में मेरा दम घुटने लगा है इतने लोगों के साथ। अब तो तेरे भी नखरे शुरू हो गए हैं। तुझे कौन सा मैंने हाथ पकड़कर जबरदस्ती चारपाई पर सुलाया है? कह तो रखा है मैंने, जिसको चारपाई पर सोना है वो चारपाई पर सोए और जिसको जमीन पर सोना है वो जमीन पर सोए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जमीन पर सोकर अपना शरीर अखड़वा ले इतनी ठंड में, और ये बुढ़िया आराम से चारपाई पर सोए। ठंड से कांपते हुए जैसे तैसे करके सभी लोग उस चारपाई पर एक सोने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से अनूप की गैस निकल जाती है।
हाय हाय, कितनी गंदी बदबू मारी है तूने, मेरे नाक के बाल ही जल गए। किसने कहा था 4-4 मूली के पराठे खाने को, पूरा माहौल सड़ा दिया है तूने। अरे दादी, अब गैस बन गई तो मैं क्या करूं, छोड़नी तो थी ही। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो अपनी नाक के छेद को बंद कर लो ना, मुंह से सांस ले लो। अब समय गुजरता है और आज गायत्री पूरे परिवार के साथ घर के छोटे बेटे अनूप के लिए एक माया नाम की लड़की को देखने के लिए जाती है। अम्मा, कहने को तो ये लोग हमारी तरह ही गरीब हैं, लेकिन मेहमानों की तरह अलग से घर में कुर्सियां हैं, और वो देखो वहाँ पर तो बेड भी है। मैं भी वही देख रही हूँ, ये लोग दहेज में अपनी बेटी को एक बेड देंगे, इससे घर में नया बिस्तर भी आ जाएगा और मुझे अपनी चारपाई भी नहीं बेचनी पड़ेगी। इस बुढ़िया का तो कभी चारपाई बंद ही नहीं होता, जब देखो चारपाई चारपाई। इस बुढ़िया के टपकते ही इस चारपाई को सबसे पहले घर से निकालूंगी, वरना आत्मा बनकर इसी चारपाई के पास घूमती रहेगी। संगीता और मिथिलेश माया के माता पिता से रिश्ते की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी माया की भाभी आशा देखती है कि संगीता के दोनों बच्चे कैसे उनके बिस्तर पर कूद रहे हैं। जरा इनके बच्चों को तो देखो कैसे बेड पर कूद रहे हैं, मानो जैसे इनके घर में बेड ना हो। बेड को देखकर इतनी खुशी देख आशा को थोड़ा अजीब लगता है। तो वहीं अब दोनों परिवार मिलकर माया और अनूप का रिश्ता तय कर देते हैं और अब बिना ज्यादा देर करे माया और अनूप की शादी हो जाती है। तो ये है माया, हमारा प्यारा सा आशियाना। थोड़ा छोटा है लेकिन सब मिलकर इसमें एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। कोई बात नहीं भाभी, मेरा घर कौन सा इतना बड़ा था, बस फर्क इतना है कि वहाँ 2 कमरे थे और यहाँ एक बड़ा कमरा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगी। वैसे भाभी, हम लोग सोएंगे कहाँ? मेरा मतलब कि अरे शर्माओ मत, मैं समझ गई, आज तुम्हारी और अनूप की सुहागरात है ना। एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से इस चारपाई पर सो जाना और मैं यहाँ बीच में पर्दा लगा दूंगी। हम सभी घर वाले इस तरफ जमीन पर सो जाएंगे, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, ठीक है? अपनी जेठानी संगीता की बात सुनकर माया थोड़ा शर्मा जाती है, जिसके बाद अब माया और अनूप उस चारपाई पर लेट जाते हैं। तो वहीं संगीता ने पहले से ही कमरे के बीच में पर्दा लगा दिया था और अब पूरा परिवार दरी बिछाकर जमीन पर लेटता है। शादी से पहले हमें एक दूसरे को ठीक से जाने का मौका ही नहीं मिला। अब हमारे घर वालों को हमारी शादी करवाने की जल्दी इतनी पड़ी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर दोनों लेटे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ठंड में सभी घर वालों की हालत खराब हो रही होती है। यहाँ तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है, मैं तो ऊपर चारपाई पर जाकर सो रहा हूँ। ठंड के मारे आशु कपकपाते हुए उठता है और सीधा पर्दा हटाकर चारपाई पर चढ़कर अपने चाचा के बगल में सो जाता है। चाचा, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैं तो आज यहीं सोऊंगा। इससे पहले अनूप और माया आशु से कुछ कहते कि तभी वहां सरस्वती और अर्पिता भी अपना तकिया लेकर आ जाते हैं। आज सच में काफी ज्यादा ठंड हो रही है, जमीन पर तो सोया ही नहीं जा रहा, हम लोग भी यहीं सोएंगे। मुझे तो सुबह कॉलेज भी जाना है, अगर जमीन पर सोऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, वैसे भी अगले महीने से मेरे एग्जाम हैं। घर के अब सभी लोग सीधा चारपाई पर जाकर सोने लगते हैं, जिसे देखकर माया, इन लोगों में शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? अरे नई नवेली बहू की सुहागरात है और उसी के बगल में आकर चारपाई पर सो गए, क्या ही बोलूं मैं इन्हें। माया सारी रात परेशान रहती है और जब अगले दिन माया इस बारे में संगीता से बात करती है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं माया, मैंने तो अम्मा को कई बार बोला है कि अपनी खानदानी चारपाई को बेचकर 2-3 छोटी छोटी चारपाई ले आए, लेकिन नहीं। और ऊपर से अब तो चारपाई के दाम भी कितने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। मतलब भाभी, सभी लोग रात में इस एक ही चारपाई पर सोते हैं। वैसे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम नीचे भी सो सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें बीमार नहीं पड़ना तो सीधा ऊपर ही सोना। एक बार तो मैं भी अकड़ में जाकर नीचे सो गई थी, फिर उसके बाद जो मेरा शरीर अकड़ा, मैं तो उस दिन को नहीं भूल पाई। मुझे लगता था कि तुम दहेज में बेड ले आओगी जिस पर कुछ लोग उस पर सो जाएंगे, लेकिन तुम बेड लेकर आई नहीं, तो अब इसी पर ही तुम्हें सोना पड़ेगा। अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर माया के तो होश उड़ गए थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और खाना लगा दिया है मैंने, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं जब तक पीने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ। अरे बहू, जमीन पर कहाँ खाना दे रही है, कितनी ठंडी हो रही है, एक काम कर, चारपाई पर ही खाना लिया। मेरे तो जमीन पर पैर ही नहीं टिकते, मैं तो आराम से चारपाई पर बैठकर कंबल ओढ़कर खाना खाऊंगा। माया अब चारपाई पर खाना दे देती है, जिसके बाद खाना खाकर सभी को हाथ धोने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं आखिर में माया जब खुद चारपाई पर बैठकर खाना खा रही होती है तो ये देखकर गायत्री, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तू चारपाई पर बैठकर खाना क्यों खा रही है? ये सोने की जगह है। माँ जी, थोड़ी देर पहले आपने भी तो चारपाई पर बैठकर खाना खाया था, तब क्या ये बैठने की जगह थी?
तब भी तो वो सोने की जगह ही थी। अरे हम बूढ़े हो चुके हैं, घुटने जवाब देते हैं जमीन पर बैठने के लिए, इसलिए हम चारपाई पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन तू तो जवान है। अपनी दादी सास की ऐसी बातें सुनकर माया का मुंह बन जाता है। जब आज रात में माया फिर से अपनी पूरी ससुराल वालों के साथ ठंड में उस एक चारपाई पर सोने की कोशिश करती है तो भाभी अपना पैर उधर रखो ना, बार बार मुझ पर आ रहा है। ठीक से सोना नहीं आता है क्या आपको? एक ही चारपाई पर इतने लोगों के बीच में एडजस्ट करने की वजह से पूरी रात माया को पैर मोड़कर सोना पड़ता है। और जब अगले दिन माया और उसकी जेठानी संगीता बाहर आंगन में ठंड से कांपते हुए बर्तन धो रही होती हैं तो भाभी पता नहीं आप यहाँ कैसे सो पाती हैं, मेरी तो कमर ही अकड़ गई है। सारी रात पैर मोड़कर सोना पड़ता है और ऊपर से प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है अभी? 4 दिन में ही तुम परेशान हो गई हो। मुझे तो ये सब झेलते झेलते 8 साल हो गए हैं। जरा मेरा तो सोचो, मैं भी इनसे कहकर थक गई। चुराती ठंड में तो हम लोग आराम से नीचे सो जाते थे, लेकिन अब ठंड इतनी है कि नीचे सोया ही नहीं जाता है। यूं ही समय गुजरता रहता है और माया को न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों के साथ उस एक चारपाई पर एडजस्ट करना पड़ता है। शाम का वक्त होता है। माया अपनी सास सरस्वती के साथ घर का कुछ सामान लेने के लिए मार्केट आई होती है कि तभी माया को एक चारपाई की दुकान दिखती है, जहां पर बड़ी से बड़ी चारपाई से लेकर छोटी से छोटी चारपाई भी मौजूद होती हैं। यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चलना नहीं है क्या? ओस गिरने को शुरू हो गई है। माँ जी वो देखिए सामने चारपाई की दुकान है, छोटी छोटी चारपाई भी है उस पर, और कितनी सस्ती सस्ती है। अगर हम 1 या 2 चारपाई भी ले ले तो फिर पूरा परिवार आराम से चारपाई पर ऊपर सो सकता है। बहू अब तू भी संगीता बहू की तरह खर्चा बढ़वाने पर आ गई। अरे जब घर पर ही चारपाई है तो फिर दूसरी चारपाई लेने का क्या ही फायदा? और ले भी ली तो रखेंगे कहाँ? और लेने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। सरस्वती अब माया को सीधा घर ले आती है कि चारपाई पर सोने की वजह से दोनों नए जोड़े को एक साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिल रहा था। दोनों पति पत्नी लेटे लेटे जैसे तैसे करके एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी खुशी से परेशान होकर गायत्री, अब तुम दोनों को भी चैन नहीं है क्या? दिन भर बात करने का मौका नहीं मिलता जो रात में खुसर फुसर करने में लगे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कान पर ढेर सारी मक्खी भिन भिना रही हो। इस बुढ़िया को भी चैन नहीं है, पति पत्नी के बीच में भी कैसे बोली जा रही है। दादी की बात सुनकर अनूप आराम से सो जाता है तो वहीं माया को अनूप पर काफी गुस्सा होता है, जिससे माया नींद में होने का नाटक करके अनूप को जानबूझकर लात मारती है, जिससे अनूप एकदम से बिस्तर से गिर जाता है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कोई फुटबॉल थोड़े हूँ जो तुमने मुझे इतनी तेज लात मार दी है। मैं जानबूझकर भला आपको लात क्यों मारूंगी? गलती से लग गई होगी। और आप तो बिल्कुल किसी बॉल की तरह ही नीचे गिर गए। शरीर में जान नहीं है क्या आप में? तुम दोनों आज मुझे सोने नहीं दोगे क्या? अब मैं तुम दोनों के बीच में सो जाऊंगी, तब ये महाभारत बंद होगी। गायत्री जरा भी नहीं सोचती और अपनी बहू के और बेटे के बीच में सो जाती है, जिससे माया का पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। लेकिन अब वो चाहकर भी क्या ही कर सकती थी। इसी तरह अब समय गुजरता रहता है। दोनों बच्चे चारपाई पर बैठकर गर्मा गर्म गुलाब जामुन खा रहे होते हैं कि तभी तारा से चारपाई पर गुलाब जामुन की चाशनी गिर जाती है। ये देखकर माया, एक तो सोने के लिए एक ही चारपाई है और ऊपर से तुम लोगों ने उस पर चाशनी भी गिरा दी। अब पूरी चारपाई साफ करनी पड़ेगी मुझे। सभी लोग किसी न किसी काम से बाहर गए होते हैं तो वहीं माया अब चारपाई को बाहर आंगन में ले आती है और पानी सरफ डालकर उसे अच्छे से धोने लगती है। जैसे जैसे माया चारपाई को धो रही थी उसमें से काफी ज्यादा गंदगी निकल रही थी। कितनी गंदगी निकल रही है चारपाई से, लगता है सालों से इन लोगों ने धोया नहीं इसे। वैसे तो माँ जी इसे अपनी खानदानी चारपाई बताती है, लेकिन इसमें तो रत्ती भर भी सफाई नहीं है। इसे धोकर यहाँ रख देती हूँ। धूप तो निकली नहीं है, लेकिन शाम तक तो सूखी जाएगी और सब खुश भी हो जाएंगे। चारपाई धोकर माया आंगन में ही रख देती है और अंदर जाकर काम करने लगती है। तभी माया की दादी सास गायत्री, सरस्वती और संगीता के साथ बाहर से घर आती है और जब वो तीनों आंगन में खड़ी गीली चारपाई को देखती है तो फौरन अंदर जाती हैं। माया बहू, ये चारपाई आंगन में क्या कर रही है? और वो गीली कैसे है? पानी गिर गया था क्या तुझसे उस पर? नहीं अम्मा, वो तो बच्चों ने उसके ऊपर चाशनी गिरा दी थी, तो मुझे चारपाई धोने का एक बहाना मिल गया, इसलिए मैंने उसे धोकर आंगन में रख दी। शाम तक सूख जाएगी। पता है उस चारपाई में से कितनी गंदगी निकली है? महामूर्ख, प्लास्टिक की चारपाई नहीं है वो, जूट के धागों की बनी चारपाई है। एक बार गीली हो जाती है तो 2 दिन लगते हैं सूखने में। उसे साफ करने के लिए मैं हमेशा उसे झाड़ती थी। तूने क्या सोचकर उसे धोया?
पता नहीं तेरा दिमाग सर में है या घुटनों में, मुझे तो घुटनों में ही लगता है। अम्मा, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो अच्छा करने चली थी, मुझे क्या पता था ये सब सुनने को मिलेगा। सभी लोग मिलकर उस चारपाई को घर के आंगन में बिछा देते हैं और आसपास तसले में आग जलाकर रख देते हैं। पूरा परिवार चारपाई को सुखाने में लगता है। सोने के वक्त भी वो चारपाई सभी को हल्की हल्की गीली लगती है, जिससे माया को काफी ताने सुनने को मिलते हैं। और अब इसी तरह समय बीतता रहता है। कुछ भी बोलो, मेरी जेठानी भी एक नंबर की कामचोर है। कोई ना कोई बहाना लगाकर सारा काम मुझ पर थोप देती है। मुझसे तो बस अब इतने ही बर्तन धुलेंगे, बाकी के बर्तन वो महारानी सुबह उठकर धोएगी। रात होने को आई है, चलो जल्दी से अंदर चलती हूँ। ठंड से कंपकपाते हुए माया जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि उसके पूरे परिवार वाले चारपाई पर पसर कर सो रहे हैं और उसके लिए एक उंगली जितनी जगह भी नहीं छोड़ी है। ये देखकर माया, यार ये सब क्या है? एक तो मैं इतनी ठंड में बर्तन धोकर आ रही हूँ और ऊपर से आप लोगों ने मेरे सोने के लिए जगह भी नहीं बचाई। अब मैं कहाँ सोऊं? वैसे ही सोने में कम दिक्कत होती है क्या? और आज तो जगह भी नहीं है। अरे भाभी, क्यों परेशान हो रही हो? ये लो, मैं हो गई थोड़ी साइड, अब सो जाओ। सभी लोग आराम से सो चुके थे, लेकिन माया को उस थोड़ी सी जगह पर सोने में काफी दिक्कत आ रही थी। अरे माया बहू, जरा ठीक से सोना। बार बार तुम अपनी सास को पैर मार रही हो और उसका पैर मुझे लग रहा है। आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों रख दिया है? हाथ हटाओ ना, मुझे सांस नहीं आ रही है। माया को काफी तेज नींद आ रही थी, लेकिन ठीक से बिस्तर न मिल पाने की वजह से वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से में बिस्तर से खड़ी होकर, बस अब बहुत हुआ, मैं नहीं सोऊंगी चारपाई पर। कभी यहाँ से लात पड़ रही है, कभी वहाँ से घुसा। इससे अच्छा तो मैं नीचे ही सो जाऊं। ठंड लगेगी लेकिन कम से कम चैन से तो सो पाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इतनी ठंड में तुम्हें जमीन पर सोना है। जमीन पर बिछाने के लिए गर्म बिस्तर भी नहीं है, सिर्फ एक चटाई और पतली सी कंबल है। ठंड से अकड़ जाओगे तुम। तो भाभी क्या करूं मैं? चारपाई पर तो ठीक से पैर भी नहीं फैला सकती। मैं नीचे ही ठीक हूँ। आखिरी बार समझा रहे हैं तुझे, ऊपर आ जा, वरना सुबह तक तेरी हालत काफी खराब हो जाएगी। माया काफी ज्यादा गुस्से में होती है, इसलिए वो किसी की नहीं सुनती और जमीन पर चटाई बिछाकर उस पतली सी कंबल को ओढ़ लेती है। थोड़ी देर तो माया जैसे तैसे करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन अब जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, हाथ पैर भी नहीं हिलाए जा रहे। क्या करूं मैं? अगर दोबारा चारपाई पर सोने के लिए गई तो मेरा मजाक बनकर रह जाएगा। एडजस्ट कर ले माया। माया रात भर कपकपाती रहती है, लेकिन वो चारपाई पर आकर नहीं सोती। रात भर ठंड में नीचे सोने की वजह से माया के हाथ पैर काफी ज्यादा अकड़ चुके थे और अगले दिन जब सब उठकर माया को उसके अकड़े हाथ पैरों के साथ देखते हैं तो 1920 में जैसे उस हीरोइन के हाथ पैर अकड़ गए थे, माया तो बिल्कुल वैसी लग रही है। संगीता माया को चूल्हे के पास ले जाती है, जिससे माया थोड़ी देर में ठीक हो जाती है। किसने कहा था तुम्हें जमीन पर सोने के लिए? अकड़ गए ना हाथ पैर, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे थे। नहीं, इसे तो अपनी ही करनी थी। क्यों, अब आ गया ना स्वाद? आज रात को नीचे जमीन पर सोना है या चारपाई पर? माया अभी भी ठंड से कांप रही थी, इसलिए वो अपनी दादी सास और जेठानी की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाती। इसी तरह समय गुजरता रहता है। माया घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी माया के पड़ोस में रहने वाली कोमल के घर आज एक नया किंग साइज का बेड आता है, जिसे देखकर माया, कोमल, तुम्हारे घर आज नया बेड आया है। ये तो काफी ज्यादा बड़ा है और महंगा भी दिख रहा है। महंगा क्या दिख रहा है? महंगा है ही। पता है, पूरे 25,000 रुपए का है। हमारे घर में पहले भी चारपाई थी, लेकिन अब हम बेड लेकर आ गए हैं। इस पर अब हम ठंड में आराम से सोएंगे। तुम भी बेड ले आओ। कब तक पूरा परिवार एक चारपाई पर गुजारा करेगा? कोमल की ऐसी बातें सुनकर माया के दिल में भी बेड लाने की चाह होती है, लेकिन माया जब जब पति को बेड के लिए बोलती है तब तब अनूप उसे अपने कुर्ते की खाली जेब दिखा देता है। इसी तरह समय गुजरता है और आज काफी समय के बाद माया अपने पति और जिठानी के साथ अपने मायके आई होती है। मायके आते ही माया सबसे पहले जाकर अपने बेड पर लेट जाती है, जिसे देखकर माया की माँ ममता, अरे माया बेटा, ये क्या कह रही है तू? दामाद जी तेरी जेठानी अभी बैठे भी नहीं है और तू आकर बेड पर लेट गई। अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे। चल उठ जा। मैं आते ही बेड पर क्यों लेटी हूँ? आपको क्या पता, अगर मैं इसके पीछे का कारण बताऊंगी ना तो आप खुद मुझे कंबल उड़ाकर सुला दोगी। माया अपनी माँ और भाभी को एक चारपाई पर सोने वाली बात बताती है, जिसे सुनकर उन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं समझी कि क्यों तुम्हारी जेठानी के बच्चे उस दिन हमारे बेड पर इस तरह से कूद रहे थे।
अब समय बीतने के साथ साथ माया काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आए दिन माया और अनूप के बीच में इसी चीज को लेकर काफी बहस होती रहती थी। कब तक ऐसे चलता रहेगा? हमारी शादी को 1.5 महीना होने को आया है, लेकिन हमने अभी एक साथ वक्त नहीं बिताया। अरे साथ में बैठना तो दूर, एक दूसरे से हम नजर तक नहीं मिला पाते। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ बात सोने की ही नहीं, काफी चीजों की होती है। मैं हर दिन तुम्हें एक ही बात कहता हूँ और आज भी वही कहूंगा। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं 2-3 कमरे वाला घर ले सकूं या एक अलग से चारपाई ले लूं। ऐसा है ना तो ठीक है, जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए तो मुझे बता देना, मैं तो चली अपने मायके। माया की बात सुनकर अनूप काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अभी इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अनूप हर रोज की तरह फैक्ट्री में काम कर रहा होता है कि तभी अनूप का मालिक उसे अपने पास बुलाता है। तुम्हें तो पता है कि मैंने हाल फिलहाल में ही एक और फैक्ट्री शुरू करी है रघुवीर नगर में। यहाँ से रघुवीर नगर का रास्ता 4-5 घंटे का है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ और फैक्ट्री संभालो। मेरे सबसे पुराने कारीगरों में से तुम एक हो और फिक्र मत करो, वहां रहने के लिए तो तुम्हें कमरा भी मिल जाएगा, कोई किराया देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तो ठीक है मालिक, लेकिन वो जगह तो काफी दूर है। अरे तुम इसकी फिक्र भी मत करो, कमरा तुम्हें वहां रहने के लिए मिल ही गया और मैं तुम्हारी तनख्वाह भी 4,000 रुपए बढ़ा दूंगा, फिर तो ठीक है ना। अपने मालिक की बात सुनकर अनूप घर आता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है। अरे दूर तो है, लेकिन 4 पैसे ज्यादा भी तो मिल रहे हैं और तुझे कौन सा वहां किराया देना है। आराम से रह ले, हफ्ते हफ्ते में आ जाना। ठीक है माया, तुम मेरा सामान पैक कर दो और साथ में अपना भी सामान पैक कर लेना, हम दोनों साथ में चलेंगे। फैक्ट्री में आपको काम करना है या माया को, जो आप माया को भी साथ ले जा रहे हैं? फैक्ट्री में पैकिंग वगैरह के लिए भी अभी लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर माया मेरे साथ रहेगी तो वो पैकिंग वगैरह का काम कर लेगी और कुछ पैसे ज्यादा आ जाएंगे। और तो और माया के रहने से मुझे रोज बाहर कभी खाना नहीं खाना पड़ेगा। अनूप कह तो ठीक रहा है, और जब माया इसकी बीवी है तो भला वो हमारे साथ रहकर क्या करेगी? इसके साथ रहेगी तो कम से कम इसका ख्याल भी तो रख लेगी। 2 दिन बाद ही माया अपने पति अनूप के साथ बस में बैठकर रघुवीर नगर जाने के लिए निकल जाती है। अकेले प्रिवेसी मिलने की खुशी तो माया को काफी थी, लेकिन वहाँ पर भी जाकर हमें कितना सारा सामान खरीदना होगा। अपने साथ मैंने थोड़े बहुत खाना पकाने के बर्तन तो ले लिए हैं, लेकिन वहाँ जाकर गैस चूल्हा और साथ में ही चारपाई भी लेनी पड़ेगी। कितना खर्चा हो जाएगा। खर्चा सोच सोच कर माया काफी परेशान हो रही थी। थोड़ी देर में माया और अनूप अपने छोटे से किराए के घर में पहुंचते हैं और जैसे अनूप उस दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि अंदर पहले से ही छोटा सा स्टोव और साथ ही एक चारपाई भी है। ये देखकर माया काफी खुश हो जाती है। मैं तो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो पहले से चारपाई है और चूल्हा भी। इसका मतलब अब मैं चारपाई पर आराम से सो सकती हूँ और हमें कोई परेशान भी नहीं करेगा। अरे अब तो तुम खुश हो ना माया? आखिरकार माया को अपने पति के साथ प्रिवेसी के साथ साथ ही एक अलग चारपाई मिल चुकी थी, जिस पर अब माया सुकून से सोती है। तो वहीं अपने पति के साथ फैक्ट्री में काम करके माया भी 4 पैसे कमाती है। तो दूसरी तरफ गायत्री की सालों पुरानी खानदानी चारपाई अब काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी और जब आज हर रोज की तरह दोनों बच्चे चारपाई पर कूद कूद कर खेल रहे होते हैं, तभी चारपाई बीच में से टूट जाती है, जिसे देखकर गायत्री को काफी दुख होता है। हे भगवान, ये क्या किया तुम दोनों शैतानों ने? इसलिए मना करती थी कि चारपाई पर बार बार मत कूदा करो। तुमने मेरी खानदानी चारपाई तोड़ दी। पता है चारपाई में उनकी कितनी ज्यादा यादें थी। अब मैं क्या करूंगी? अम्मा तो ऐसे रो रही है जैसे कि चारपाई नहीं बल्कि इनका कोई रिश्तेदार हो। इनका बस चले तो ये चारपाई का शौक मनाए और इसकी तेरवी भी करे। गायत्री काफी ज्यादा दुखी थी। तो वहीं जब ये सारी बातें अनूप और माया को पता चलती हैं तो वो अपने जोड़े हुए कुछ पैसों में से पूरे परिवार के लिए 3 चारपाई ले आते हैं, जिस पर 4 लोग आराम से सो सकते थे। भाभी, ये काम तो आपने काफी बढ़िया किया। अब तो मैं आराम से सो जाऊंगी और पढ़ भी लूंगी। नई चारपाई तो काफी ज्यादा मजबूत भी है। अब तो मैं आराम से अपनी कमर सीधी करूंगी। घर में सभी नई चारपाई को देखकर काफी खुश हो रहे थे। तो वहीं गायत्री बाहर आंगन में बैठी अपनी टूटी चारपाई को देख देख कर काफी दुखी हो रही होती है। ये देखकर अनूप और माया अब गायत्री के पास आते हैं। हमें पता है आपको इस चारपाई से काफी ज्यादा लगाव है, आप परेशान मत होइए। ये चारपाई कोई नहीं फेंकेगा, बल्कि हम तो इसे ठीक करवा सकते हैं। इससे ये नई भी हो जाएगी और मजबूत भी। फिर आप इसे आराम से कमरे में रख लीजिएगा। फिर तो अम्मा ये पूरी चारपाई आपकी होगी, कोई उस पर न बैठेगा न कूदेगा। आप ही
इस पर दिन भर आराम करोगी। तुम लोग सच कह रहे हो? तुम इस चारपाई को ठीक करवा दोगे? पता है, जब मैंने उन लोगों से चारपाई ठीक करवाने के लिए बोला तो कह रहे थे काफी खर्चा हो जाएगा, लेकिन अगर ये चारपाई ठीक भी हो जाएगी तो हम इसे घर के अंदर कैसे रखेंगे? एक कमरे का तो घर है, वरना वो 3 चारपाई इतनी मुश्किल से आई हैं, तो ये एक और बड़ी चारपाई कैसे आ पाएगी? फिर तो अम्मा ये पूरी चारपाई आपकी होगी, कोई उस पर न बैठेगा न कूदेगा, आप ही इस पर दिन भर आराम करोगी। अरे अम्मा, आप भी काफी सोचती हो। अरे हमें पता है ये बड़ी चारपाई अंदर नहीं आ पाएगी, इसलिए हमने सोचा कि अब हम इस एक कमरे वाले घर को छोड़कर 2 कमरे वाले घर में जाएंगे। एक कमरे में आपकी बड़ी सी चारपाई होगी और बाकी कमरों में वो छोटी सी चारपाई। और अब तो फैक्ट्री में मैंने भैया की भी बात कर ली है, उनकी भी मेरी जितनी तनख्वाह पर नौकरी लग जाएगी और उन्हें रहने के लिए भी अलग कमरा मिलेगा। इससे घर में और ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अनूप की बात सुनकर गायत्री काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब अनूप का बड़ा भाई अपनी कम तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर अपने छोटे भाई के साथ फैक्ट्री में काम करता है। और अब धीरे धीरे उस गरीब परिवार के हालात भी ठीक होने लगते हैं और उसके बड़े भाई को भी अलग कमरा मिल जाता है। अब सभी लोग अपने कमरे में अपनी अपनी चारपाई पर सोते हैं।